गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल पोटेंशियल। वन डायमेंशनल पोटेंशियल, तो जो आपका पोटेंशियल होगा ना, फिर मैंने आपको श्रोडिंगर इक्वेशन बताई थी, एच क्रॉस स्क्वायर बाय टी डेल स्क्वायर बाई एफ प्लस प्लस यो फार इन जनरल। जो तुम्हारा साई है ना, वो थ्री डायमेंशन है। आर जो है वो थ्री डी में होता है, एक्स आई पे, वाई डी पे, जेड डी पे। क्लियर? लेकिन वन डायमेंशनल पोटेंशियल में क्या होगा, जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा ना, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, वी एक्स में होगा या वी वाई में होगा या वी जेड में होगा। ठीक है? तो तुम्हारा साई तो इसी हिसाब से है, तो साई एक्स होगा या साई वाई होगा या साई जेड होगा। क्लियर? अब देखो, आगे से हम जितने भी करेंगे, मतलब ये भी प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। जैसे आपका पोटेंशियल एक्सप्रेशन, या उसको स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं या पोटेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है? स्टेप पोटेंशियल पोटेंशियल एक ही बात है। ठीक है? पोटेंशियल बैरियर, वन डी बॉक्स। वन डी बॉक्स मतलब वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है? इसी को इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ठीक है? बताऊंगा सारे, है ना, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हाइड्रोजन एटम है। क्लियर? तो ये जितने भी, मतलब इसके अलावा भी एक दो और होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स में हम श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से, मैंने बताया था श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से तुम किसी भी सिस्टम के डायनेमिक्स को सोल्व कर सकते हो। ठीक है? वन डी में लिख लें। ठीक है? अब देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे। हर प्रॉब्लम में एक तो तुम साई निकालोगे और एनर्जी निकालोगे। क्लियर है? अब जितनी भी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे, तुम्हारा मेन मकसद वेव फंक्शन निकालना होगा और एनर्जी निकालना होगा, हर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है? तो आ, देखो, लास्ट जब क्लास में थे, लास्ट क्लास जब ये कराया था, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कराई थी मैंने। ठीक है? तो वहां पे मैंने साई निकलवा था। तो टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए मैंने साई निकलवाया था, कैसे, एक्स और टी। अगर याद हो तो यह आया था साई ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस। क्लियर है? ठीक है? इसमें क्या है, अगर तुम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालोगे, यहाँ पे साई स्टार साई निकालोगे या मोड साई स्क्वायर निकालोगे, तो ये तुम्हारा मोड साई एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इन टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। क्लियर है? तो जिनमें ना, जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, उनको स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है? तो साई एक स्टेट है, बताया था पोस्टुलेट में। ठीक है? तो इनको शायद स्टेशनरी स्टेट की मैं पहले भी तुमको डेफिनेशन लिखा था। ठीक है? सो इन दिस केस
psi of x corresponds to stationary states. और स्टेशनरी स्टेट्स क्या होते हैं? दीज आर दोज स्टेट्स फॉर विच प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. ठीक है. प्रोबेबिलिटी बोलो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलो, एक ही बात है. ठीक है, क्लियर. और मैं साई की तुमको डायमेंशंस बताई चुका हूँ. अब देखो, 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं जो काम के एग्जाम में पूछता है यहाँ से डर के कुछ. ठीक है. तो इन 1D प्रॉब्लम द एनर्जी लेवल of a bound state system are discrete and non-degenerating. ठीक है. तो 1D में जो एनर्जी लेवल्स आएंगे वो क्या होंगे? बाउंड स्टेट के केस में एनर्जी लेवल बाउंड स्टेट के केस में होंगे, डिस्क्रीट होंगे और नॉन डीजेनरेट होंगे. मतलब डीजेनरेसी नहीं होगी. मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा एक से ज्यादा जिसके लिए एनर्जी सेम हो. डीजेनरेसी में पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में. और डिस्क्रीट मतलब जो कंटिन्यूस नहीं है वो डिस्क्रीट है. तो फिर मतलब डिफरेंट है. मतलब E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा. ठीक है. Thank you. ये एनर्जी लेवल E1, E2, E3, E4 ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है. और अगर ये हो ये कंटिन्यूस एनर्जी लेवल. ओके. ये ना. नेक्स्ट भी लिखो. ये पॉइंट याद रखना है. ठीक है. तो वेव फंक्शन psi n x of a 1D bound state system has n nodes. नोड्स का मतलब क्या होता है? जहां पे जीरो हो रहा है कोई पॉइंट. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? साई एन एक्स वेनिसेस एन टाइम. ठीक है. तो बाउंड स्टेट सिस्टम में जो वेव फंक्शन होगा उसके एन नोड्स होंगे. ठीक है. अब ये क्या होता है अभी रुको नेक्स्ट लेक्चर में ले सकते हैं. ठीक है? इस लेक्चर में तो शायद नहीं हो पाए. नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम n is equal to 0, otherwise n minus 1 nodes. If we start with n is equal to 1, excluding बाउंड्री. बाउंड्री को एक्सक्लूड करना है. ठीक है. देखो, अगर तुमने पढ़ा हुआ हो तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसका क्या है. वैसे अगर नहीं समझ में आए तो परेशान नहीं होना, क्लियरली समझाओ. ठीक है. तुमने 1D बॉक्स पढ़ा होगा. ठीक है. ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है. जब तुम ड्रॉ करते थे वेव फंक्शन तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते थे? ऐसे ड्रॉ करते थे. यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते थे? यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते थे. यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते थे?
ऐसे ड्रॉ करते थे। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये क्या है, ये साई 1x है, ये साई 2x है, ये साई 3x है। तो ये कह रहा है कि जो n है, n नोड्स होंगे। अगर n को 0 से शुरू करो, 1 से शुरू करोगे तो n-1, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। बाउंड्रियों को एक्सक्लूड करना है, मतलब इनको एक्सक्लूड करना है। और नोड्स मतलब जहां पे वेव फंक्शन 0 हो रहा है। तो देखो इसमें कितना, साई वन में कितना आना चाहिए, n-1, क्योंकि n 1 से शुरू हो रहा है, n 1 से शुरू हो रहा है तो n-1। तो n-1 0, तो 0 नोड्स आने चाहिए। 0 नोड्स मतलब 0 बार वैनिश होना चाहिए एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। तो देखो एक भी बार 0 नहीं होना। नेक्स्ट पाओ, n-1, 2-1, 1। तो एक बार 0 होगा, ये हो गया यहाँ पे एक बार 0। n-2, 3 माइनस n-1, तो 3-1 2, तो दो बार 0 होगा एक। ये है इसका मतलब, ठीक है। परेशान नहीं होना, जब 1D बॉक्स पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी तुमको आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ना लगे चीजें, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। देखो, और इसके बाद एक सेकंड, देखो उसके बाद ना तुम्हारे दो आते हैं। एक तो आता है तुम्हारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आता है, और एक मिक्स्ड स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। तो उसके लिए एक कोशिश करता हूँ समझना। ये तुम्हारी एक्स है, और ये तुम्हारा पोटेंशियल, ठीक है। अब जो तुम्हारा एनर्जी है, ठीक है, ये वी का है, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा वी है, मतलब कोई पार्टिकल है जो इस पोटेंशियल में मूव करेगा, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा वी मिनिमम। इस पॉइंट को नाम दे दो V1, इस पॉइंट को नाम दे दो V2। क्लियर। अब देखो तुम्हारा कोई पार्टिकल है, जो पार्टिकल की एनर्जी ना यहाँ है कहीं, ये एनर्जी पार्टिकल की। क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इसको x2 मान लो। ये x = 0 है ओरिजिन पे, और ये x = x1 है। क्लियर है। अब देखो अगर एनर्जी तुम्हारी V1 से कम है, ठीक है, एनर्जी V1 से कम है, तो जो तुम्हारा पार्टिकल है ना, पार्टिकल तुम्हारा बाउंड है, क्योंकि वो इससे बाहर नहीं निकल सकता, इस पोटेंशियल से, इसी पोटेंशियल में घूमता रहेगा, ठीक है। यही घूमता रहेगा क्योंकि एनर्जी कम है, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा पार्टिकल बाउंड रहेगा, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा आएगा। अभी देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये बाउंड सिस्टम के लिए स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, डिस्क्रीट आएगा, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारे पार्टिकल की एनर्जी बाउंड स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट, क्या कब, जब तुम्हारी एनर्जी जो है वो लेस देन V1, ठीक है। अब
अगर तुम्हारी एनर्जी जो है वो मान लो V1 से तो ज्यादा है लेकिन V2 से कम है, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब देखो, इधर तो बाउंड होगा यहां तक, इस साइड में बाउंड नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? अब जो तुम्हारा है एक्स इज इक्वल टू, इस साइड जो सॉल्यूशंस होंगे तुम्हारे, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी के साइड में, ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, तो अब देखो बाउंड का तो केस हो गया तुम्हारा। अब देखो, अनबाउंड स्टेट कहाँ आएगा? ठीक है, देखो, अनबाउंड कब आता है? अनबाउंड तुम्हारा तब आता है जब तुम्हारा पार्टिकल फ्री हो, फ्री पार्टिकल के केस में। फ्री पार्टिकल केस मतलब उस पर पोटेंशियल अप्लाई ना हो। अब देखो, यहाँ है ना, तो इस पॉइंट को मान लो x3, ठीक है, तो अब देखो, अ, अब अनबाउंड कहाँ कहाँ आ सकता है? अब जैसे ही तुम्हारी एनर्जी V1 से ज्यादा हुई, तुम्हारा अनबाउंड केस आना शुरू हो जाएगा। उसमें भी तुम्हारी दो वैल्यूज बनेगी, एक तो ये बन गई, और दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगी E ग्रेटर देन V2। तब आपका पूरा ही अनबाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो तुम्हारा पार्टिकल है, पहले केस की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात करें, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा पार्टिकल है वो कहां से कहां तक जा सकता है? एक्स तुम्हारा x3 से लेके और माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। और जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, जहां से पार्टिकल टकरा के वापस मुड़ता है, जैसे एक तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ से पार्टिकल टकरा के इधर मुड़ेगा, यहाँ से पार्टिकल टकरा के इधर मुड़ेगा, तो इनको बोलते हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, याद रखो, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स। क्लियर है? तो x3 तुम्हारा क्लासिकल टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, x1 x2 तुम्हारे क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस केस में ना, इस केस में आपके क्या होंगे? इस केस में आपका जो स्पेक्ट्रम आएगा ना, वो कंटिन्यूअस आएगा। स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी वैल्यूज, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, कभी कुछ और समझ में स्पेक्ट्रम का मतलब, ठीक है, एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। और जो तुम्हारी एनर्जी आइगन वैल्यूज होंगी, एनर्जी आइगन वैल्यूज वो डी जेनरेट होंगी। यहाँ पे कहता है डिस्क्रीट एंड नॉन डीजेनरेट, ये देखो लिखा है, नॉन डीजेनरेट कब? बाउंड केस में, बाउंड केस में। अनबाउंड केस में क्या होंगे? डीजेनरेट और कॉन्टिन्यूअस, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये चीज याद रहेगी, बाउंड के केस में एनर्जी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट आएगा, एनर्जी आइगन वैल्यूज नॉन डीजेनरेट आएंगी। अनबाउंड के केस में एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आएगा और एनर्जी आइगन वैल्यूज आपकी एनर्जी आइगन वैल्यू आपकी क्या आएगी? डीजेनरेट आएगी, ठीक है। देखो, इस केस में ना आपके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो ई की पावर आयोटा के एक्स, और एक ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। एक सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो मोमेंटम है वो सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा अच्छे से, इधर नहीं फ्लो कर पाएगा, तो एक एक्सेप्टेबल होगा, दूसरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस रीजन में जो होगा ना, इस रीजन में रैपिडली डिकेइंग आएगा। ये क्या होगा सब आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। और जो दूसरे वाला है, इसमें भी सेम यही एनालॉजी बनेगी,
ठीक है। एनर्जी स्पेक्ट्रम इस वाले केस में, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एनर्जी स्पेक्ट्रम यहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा, और एनर्जी आइगन वैल्यूज डीजेनरेट आएंगी, और जो पार्टिकल का मोशन है वो दोनों साइड इनफाइनाइट पे जाएगा। ये कब का केस है? जब यहाँ पे होगा एनर्जी तुम्हारी यहाँ होगी, मान लो ये है, और इस केस में तुम्हारी यहाँ है, ये E1 मान लो, ये E2 मान लो, ये E3, ये मतलब E1 है, E2 है। क्लियर? अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। और इस केस में जो आपकी एनर्जी आइगन वैल्यूज होंगी ना, वो डबली डिजेनरेट, एनर्जी आइगन वैल्यूज आर डबली डिजेनरेट। कैसा होगा अभी बताता हूँ। डबली डिजेनरेट, बस थोड़ी देर रुको। ठीक है, क्योंकि दो सॉल्यूशन आएंगे और दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। आ, एक चीज लिख लेना, स्टार बना है। अनबाउंड स्टेट्स कैन नॉट बी नॉर्मलाइज्ड, याद रखना। एंड वी कैन नॉट यूज बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हो गया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। फिर आपका आता है, अच्छा देखो, अगर यहाँ पे तुमको लिखना हो, ये जो है अ, इतने में, ये बाउंड वाला केस है, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा सर, ये बाउंड स्टेट्स है, और यहाँ पे तुम्हारा एनर्जी स्पेक्ट्रम आएगा डिस्क्रीट, और इससे ऊपर आएगा अनबाउंड और कंटिन्यूअस स्टेट। ठीक है, इसके बाद आता है मिक्स्ड, मिक्स्ड मिक्स्ड स्पेक्ट्रम। मिक्स्ड स्पेक्ट्रम में क्या होगा? देखो जैसे फाइनाइट स्क्वायरेबल पोटेंशियल होता है आपका, ठीक है, तो उसमें मिक्स्ड स्पेक्ट्रम आता है। कुछ जो होंगे वो बाउंड स्टेट्स होंगे, कुछ जो होंगे वो आपके अनबाउंड स्टेट्स। ठीक है, जैसे इसी में ही हो जाए कि आपकी एनर्जी जो है ना वो चेंज हो जाए, तो आपका मिक्स्ड स्पेक्ट्रम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आपका मिक्स्ड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल लिख लेना। इसका होता है आपका फाइनाइट स्क्वायर वेल। ठीक है, तो इसमें लिखना द पोटेंशियल that confine the particle for only some energy give rise to mixed spectra the motion of the particle the motion of the particle for such potential
is confined for some energy values only। ठीक है, तो देखो, अगर कुछ एनर्जीज के लिए कंफाइंड है और कुछ एनर्जी के लिए नहीं कंफाइंड है, जैसे ये वाला एक केस ले लो जो पीछे समझाया तुमको, ये जो है ना पूरा, ये जो मैंने बनाया हुआ है पूरा ग्राफ, ये मिक्स्ड स्पेक्ट्रा का एग्जांपल है। इसमें बाउंड भी है और अनबाउंड भी है, इसमें डिस्क्रीट भी है, कंटिन्यूस भी है, तो ये मिक्स्ड स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, इसी का एग्जांपल लिख सकते हैं। क्लियर है मिक्स्ड स्पेक्ट्रा का? ठीक है, फिर इसके बाद एक कंसेप्ट आता है तुम्हारा सिमेट्री का और पैरिटी का। ठीक है, वैसे तो मैं पैरिटी तुमको समझा चुका हूँ। ठीक है, एक बार सिमेट्रिक पोटेंशियल और उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सिमेट्रिक पोटेंशियल, तुमने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वैसे भी पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो देखो अगर v ऑफ -x तुम्हारा vx आ जाता है तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, या इवन पोटेंशियल, सिमेट्रिक पोटेंशियल बोलो या इवन पोटेंशियल बोलो, एक ही बात है। अब क्या होगा, इफ, अब एक ना केस आता है, इफ v ऑफ x इज इवन, क्या होगा, तुम्हारा हैमिल्टोनियन जो होता है क्या होता है, p²/2m प्लस v ऑफ x। अगर तुम p तो तुम्हारा देखो, p क्या है, p² है, तो p तो तुम्हारा हमेशा इवन होगा ही। अगर तुम्हारा v ऑफ x इवन है तो हैमिल्टोनियन भी इवन है, v ऑफ x ओड है तो हैमिल्टोनियन भी ओड है। तो इफ v ऑफ x इज इवन, देन हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन इज ऑल्सो इवन। ठीक है, और तुमने देखा होगा कि इवन ऑपरेटर एंड इवन ऑपरेटर commutes with commutes with the parity operator, even operator commutes with the parity operator। ठीक है, अगर कम्यूट करेंगे तो उनके सेम आइगन स्टेट्स आएंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना, जो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं उनके सेम आइगन स्टेट्स आते हैं, तो हेंस दे हैव सेम और कॉमन आइगन वेक्टर्स। क्लियर? अब देखो इसमें दो केस बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो पहला क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट वीक, पहला क्या क्या स्पेस बनेगा आपका, पहला बनेगा नॉन डीजेनरेट स्पेक्ट्रम का और दूसरा डीजेनरेट स्पेक्ट्रम। नॉन डीजेनरेट मतलब बाउंड, तो इसमें लिखना द बाउंड आइगन स्टेट्स, द बाउंड आइगन स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल, द बाउंड आइगन स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायमेंशनल, मूविंग इन अ वन डायमेंशनल symmetric potential have definite parity,
they are either even or odd। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा वन डायमेंशनल पोटेंशियल सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो उसमें जो तुम्हारे आइगन स्टेट्स होंगे उनकी डेफिनेट पैरिटी होगी। या तो वो ओड होंगे या इवन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पैरिटी पता ही नहीं क्या है, या कभी इवन हो रही है कभी ओड हो रही है। ऐसा कभी नहीं होगा। या तो इवन होगा या ओड होगा। क्लियर। सेकंड है आपका डीजेनरेट स्पेक्ट्रम का। तो बाउंड आइगन स्टेट्स इन वन डायमेंशनल सिमेट्रिक पोटेंशियल है डेफिनेट पैरिटी। याद रखना। ठीक है, ये दिख तो रहा है ना तुमको अच्छे से। if the spectrum of the Hamiltonian corresponding to a symmetric potential is degenerate, the eigenstates the eigenstates are expressed only in terms of even and odd states। ठीक है, that is the eigenstates do not have definite parity। समझ में आ गया। अगर स्पेक्ट्रम जो है वो डीजेनरेट है तो डेफिनेट पैरिटी नहीं होगी। और अगर स्पेक्ट्रम नॉन डीजेनरेट है तो तुम्हारी डेफिनेट पैरिटी होगी। मतलब अगर बाउंड है तो डेफिनेट पैरिटी होगी, बाउंड नहीं है तो डेफिनेट पैरिटी नहीं होगी। समझ में आ रहा है। देखो, तो अभी तक पिछले 20-25 मिनट में मैंने जो भी पढ़ाया है तुम्हें, उसको अगर मैं 2-3 लाइन में समराइज करूं तो पहला है तुम्हारा द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ अनबाउंड स्टेट इज कंटिन्यूअस एंड डीजेनरेट। क्लियर। दूसरा है द एनर्जी स्पेक्ट्रम of a bound state is discrete and non-degenerate। ठीक है। तीसरा है द बाउंड स्टेट वेव फंक्शन psi nxx wave function have n nodes, n is equal to 0 and n minus 1 nodes when n is equal to 1।
ठीक है, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। ठीक है, चौथा है द बाउंड स्टेट आइगन फंक्शन, द बाउंड स्टेट आइगन फंक्शन is an, the bound state eigenfunction of an even potential, even potential बोलो या symmetric potential बोलो, symmetric भी लिख सकते हैं, symmetric potential have definite parity। और पांचवा है the eigen function of degenerate, या अनबाउंड भी लिख सकते हो, degenerate spectrum of an even potential do not have definite parity। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा वन डायमेंशनल पोटेंशियल का बेसिस बना दिया मैंने। अब हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद फ्री पार्टिकल। ठीक है, स्टेप पोटेंशियल आएगा, उसके बाद फिर पोटेंशियल बैरियर आएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो तुम्हारा, तो यहां से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हर किसी में सेम स्टेप फॉलो होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे और फिर वहां से हम वेव फंक्शन और एनर्जी निकालेंगे। सब में यही करेंगे टिल हाइड्रोजन एटम। अब यहां से शुरुआत करूंगा मैं फ्री पार्टिकल से, और मैं हाइड्रोजन एटम तक लेके जाऊंगा तुमको, और हर केस में मैं एनर्जी और वेव फंक्शन निकलवाऊंगा। ठीक है, तो पहला आपका टॉपिक आता है फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल मतलब उस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। तो अगर फोर्स नहीं लग रही है तो पोटेंशियल भी नहीं है, पोटेंशियल जीरो है। देखो, फ्री पार्टिकल मतलब फोर्स जीरो। फोर्स को क्या लिखते हो, डीवी बाई डी एक्स, तो डीवी बाई डी एक्स जीरो है। यहां से v क्या आ गया, या तो कांस्टेंट या जीरो। जीरो भी तो कांस्टेंट ही है, तो उसके लिए सिंपलिसिटी के लिए हम जीरो ले लेते हैं। ठीक है? देखो, बीएससी और एमएससी के बच्चों के भी पास ये टॉपिक्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तुमको ना थोड़ी सी लिखने की भी आदत डाल दूंगा। ठीक है, जो तुम एग्जाम में लिख सको। नेट में कोई, नेट वालों को ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, नेट वालों के लिए तुमको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए जो जो काम का है, जो लिखने का है वो तुम्हारे काम का नहीं है नेट वालों के। लिखने का सिर्फ एमएससी और बीएससी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो तुमको लिखना है दिस इज द सिंपलेस्ट 1D प्रॉब्लम। इट corresponds it corresponds to v of x is equal to 0 for any value of x। Clear? In this case, the Schrodinger equation is given by the Schrodinger equation क्या होती है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू डेल स्क्वायर साई। अब वन डायमेंशन है, प्लस v ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ साई एक्स। वन डायमेंशन है, तो डेल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, d2 साई एक्स बाय डी एक्स टू। v की जगह जीरो हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम, और यहाँ पे ई ऑफ साई एम। तो लिखो, ये तुमको नहीं करना है, ये तुमको समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एम टी टू साई ऑफ एक्स डी एक्स टू इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स।
क्लियर? रीअरेंज करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा d2 psi x/dx2 प्लस 2me/h क्रॉस स्क्वायर psi ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो d2 psi/dx2 प्लस k² psi ऑफ x इज इक्वल टू 0 वेयर k² इज इक्वल टू 2me/h क्रॉस स्क्वायर। अगर तुमको याद हो, जब मैंने तुमको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाई थी, वहां पे तुमको सॉल्यूशन कराया था d2y/dx2 प्लस λ² y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या आएंगे? तो वहां पे मैंने तुम्हें बताया था इस इक्वेशन के सॉल्यूशन साई ऑफ एक्स क्या आएंगे। अच्छा, ये जो है ना k² इज इक्वल टू 2me वेयर k इज वेव वेक्टर। अगर डायमेंशन निकालोगे ना इस फॉर्मूले से, तो k तुम्हारा वेव वेक्टर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को कोई नाम दे दो। वन, इक्वेशन वन इज गिवन बाय, क्या होगा सॉल्यूशन? गिवन बाय a combination of, लिख लो, by a combination of two linearly independent plane waves psi plus x a e की पावर iota kx and psi minus x a e की पावर माइनस iota kx। कैसा हो गया? अच्छा, इसको ए प्लस बोल दो, इसको ए माइनस। तो साई ऑफ एक्स आ गया तुम्हारा ए प्लस ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस ए माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। देखो, ए ए प्लस और ए माइनस, ए प्लस एंड ए माइनस आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो अगर देखो ये तो एक्स है, अगर साई ऑफ एक्स टी लिखना हो तो कितना हो जाएगा? ए प्लस ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस ए माइनस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस आयोटा ओमेगा टी। क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो k² इज इक्वल टू 2me/h क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारी एनर्जी कितनी आ गई? h क्रॉस स्क्वायर k² बाय 2m। ठीक है, तो एनर्जी आ गई तुम्हारी। अब देखो ये जो है फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ए प्लस ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस आयोटा ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स अ वेव। देखो, तुमको पता होगा कि अगर आयो ई की पावर आयोटा के एक्स है तो ये वेव कहाँ जा रही है? प्लस एक्स में। और अगर ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है तो ये वेव कहाँ जा रही है? माइनस एक्स। ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ वेव
ट्रेवलिंग टू द राइट, ठीक है, वाइल द सेकंड टर्म ए माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स ओमेगा टी represents a wave traveling प्लस एक्स माइनस एक्स भी लिख सकते थे, रिप्रेजेंट अ वेव ट्रेवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, और यहाँ लिख सकते हो रिप्रेजेंट्स अ वेव ट्रेवलिंग इन ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट या ट्रेवलिंग इन द माइनस एक्स डायरेक्शन, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो और वेव की इंटेंसिटीज क्या होंगी, देखो ए प्लस स्क्वायर एंड ए माइनस स्क्वायर represents the intensity intensities of these waves, क्लियर है। अब इनका मोमेंटम क्या हो, देखो ई क्या होगा, अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में जो रही है तो प्लस एक्स क्रॉस के, माइनस में जा रही है तो माइनस एच क्रॉस के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना और द वेव्स psi plus xt and psi minus xt are associated with a free particle traveling to the right and to the left with well defined momenta and energy। और मोमेंटा कितना है लिखना, p प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस एच क्रॉस के एंड एनर्जी इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। देखो अभी मैंने तुमको बताया था डीजेनरेसी के बारे में, क्या बोला था, अगर दो स्टेट के लिए सेम एनर्जी आ रही है तो वो डीजेनरेट होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि अगर अनबाउंड स्टेट है तो डीजेनरेट होगा। एक एनर्जी है, कितनी है, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, स्टेट दो है, साई प्लस साई माइनस, दो स्टेट के लिए सेम एनर्जी आ रही है तो क्या हुआ, डीजेनरेट केस हुआ, ठीक है, क्लियर है। अरे ठीक है ना। अब देखो इसके साथ ना, ये जो तुम्हारा फ्री पार्टिकल वाला है मैथमेटिकली सोल्व हो गया ना इजिली, आ गया तुम्हारा साई भी आ गया, एनर्जी भी आ गई। मैंने ये बोला था ना एनर्जी निकालनी है और वेव फंक्शन निकालना है, एनर्जी निकल गई और वेव फंक्शन भी निकल गया तुम्हारा। वेव फंक्शन कितना आ गया, साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए प्लस ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी, क्लियर। अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली जो प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम आएंगी टोटल। पहली जो प्रॉब्लम है ना फ्री पार्टिकल के साथ मैथमेटिकली सोल्व हो गया, लेकिन फिजिकली इसके साथ ना दो तीन प्रॉब्लम है, मतलब फिजिकली इसको, इस जो सॉल्यूशन है तुम्हारा
ये सॉल्यूशन ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इस सॉल्यूशन को ऐसे लिखने में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम है आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब देखो क्या प्रॉब्लम है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी आ रही है तुम्हारी? साई प्लस माइनस एक्स टी मॉड स्क्वायर, या इसी को मैं लिख दूं प्लस माइनस मॉड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ये जो है ना तुम्हारा मॉड स्क्वायर, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज does not depend on x and t, ठीक है? because of the complete loss of information, ठीक है? हमको पता ही नहीं है इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन एंड टाइम फॉर अ स्टेट with definite values of momentum and energy। क्या लिखा है अभी वो बता दो। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ना तुम्हारी कांस्टेंट आ रही है, वो डिपेंड ही नहीं कर रही एक्स और टी पे। क्यों नहीं डिपेंड कर रही? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो सकती है। वो किस लिए? क्योंकि ना तो एक्स पे डिपेंडेंसी पता है ना टी पे। एक्स और टी पे डिपेंडेंसी क्यों नहीं पता है? ये इसलिए नहीं पता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी याद करो। वो क्या कहता था? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टी। मतलब अगर तुम्हारे पास पी में अनसर्टेनिटी जीरो हो गई तो डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट आएगी। सेम ऐसे ही डेल्टा ई डेल्टा टी, अगर एनर्जी सर्टेन हो गई, एनर्जी पर्टिकुलर हो गई, तो एनर्जी में एरर कितना है? जीरो। अगर एनर्जी में एरर जीरो है तो टी में एरर कितना आएगा? इनफाइनाइट। तो अगर टी में एरर इनफाइनाइट है, टी पता ही नहीं कितना है, इनफाइनाइट एरर है, समझ रहे हो? इनफाइनाइट एरर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कितना भी हो सकता है। यहां तो फिर भी बच जाओगे क्योंकि मोमेंटम की दो वैल्यू है, थोड़ा सा एरर है, एक प्लस वैल्यू है एक माइनस वैल्यू है। तो इसीलिए एक्स की दो वैल्यू आ रही है, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक और जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि दो वैल्यूज हैं उसकी भी। लेकिन एनर्जी के केस में तो कंप्लीट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ भी कंप्लीट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन हाँ फिर भी मन को रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, दिस इज बिकॉज ऑफ, दिस इज बिकॉज ऑफ, या एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? वो मैंने बताई दिया यहाँ पे। ये पूरा आर्गुमेंट लिख देना। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना? बीएससी में और एमएससी में इतना कोई नहीं करता, ठीक है? वैसे भी शायद ही पूछेंगे, बीएससी में तो पूछ भी लेंगे, एमएससी में नहीं पूछेगा, ठीक है? तो पहला ये हो गया। दूसरा है आपका आ, देखो, अगर मैं, पहला हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला, दूसरा देखो, अगर वेव की वेलोसिटी निकालो कितनी आती है? ओमेगा बाय के, या ओमेगा को लिखता हूं ई बाय एच क्रॉस और के को के, तो ई बाय टी। ई कितना है? एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय टू है, और ये एच क्रॉस के, एच क्रॉस के से कैंसिल,
एच क्रॉस के बाय 2 और पी बाय 2। क्लासिकली अगर स्पीड निकालें पार्टिकल की तो कितनी आती है, पी बाय एम, मतलब एच क्रॉस के बाय एम बी क्लासिकल। क्या लिख लेना, द स्पीड ऑफ प्लेन वेव, द स्पीड ऑफ प्लेन वेव इज गिवन बाय, ठीक है, तो ये आ गया। और यहाँ पे लिख लेना द क्लासिकल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, द क्लासिकल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ये कितनी आ गई, ये आ गई तुम्हारी ट्वाइस ऑफ वेव। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट द पार्टिकल travels twice as fast as the wave, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि पार्टिकल दुगनी स्पीड से चल रहा है और वेव आधी स्पीड से चल रही है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये हुई। तीसरी जो प्रॉब्लम आई, थर्ड प्रॉब्लम आई तुम्हारे पास, द वेव फंक्शन इज नॉट स्क्वायर इंटीग्रेबल। याद करो, जब वेव फंक्शन पढ़ाए थे पहली बार तो उसकी प्रॉपर्टी बताई थी, वहां पे ये भी बताया था कि स्क्वायर इंटीग्रेबल होनी चाहिए, या नॉट नॉर्मलाइजेबल, एक ही बात है। ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई प्लस माइनस एक्स टी साई स्टार एक्स टी इंटू डी एक्स, तो ये आ गया प्लस माइनस मॉड स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स। ये इन्फिनिटी को टेन करें, ठीक है। सो तो द अबाउट थ्री आर्ग्यूमेंट्स, द सॉल्यूशन psi of plus minus xt are thus unphysical, ठीक है। The physical wave function, the physical wave function must be square integrable, ठीक है। तो फ्री पार्टिकल जो है ना, अच्छा ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है पूरी की पूरी, क्योंकि हमने ना उसका मोमेंटम और एनर्जी एक ले ली। तो जब एक एनर्जी और मोमेंटम ले लोगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगी ही, ठीक है। सो तो नेक्स्ट पेज, ठीक है। सो the solutions of the Schrodinger equation, Schrodinger equation for a free particle, for a free particle that are physically acceptable, that are physically acceptable cannot be plane waves. Instead, we can
we can construct physical so we can construct physical solution by the means of uh, by the means of a linear superposition of plane waves. And this is provided by a wave packet. तो जो फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो प्लेन वेव नहीं होगी, वो क्या होगा, वो एक वेव पैकेट होगा। और वेव पैकेट का मैंने बता चुका हूं तुम्हें पहले, ठीक है। 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी फाई ऑफ के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी टी के, वेयर फाई ऑफ के is the amplitude of the wave packet, ठीक है। और इसी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो फाई के भी आ जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म। मैंने मैथमेटिकल में पढ़ा रखा है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो 1/2 माइनस प्लस साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी एक्स, ठीक है। क्लियर है भाई। और इस केस में तुम्हारा साई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और ये जो वेव पैकेट है, ठीक है। अब क्या है, अब जो तुम्हारा मोमेंटम है ना वो एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है मोमेंटम की। मोमेंटम की तुम्हारी बहुत सारी वैल्यूज हैं, फाइव ऑफ के है ना, ये फाइव ऑफ के बहुत सारी वैल्यूज को अपने अंदर लिए हुए है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एनर्जी और मोमेंटम एक नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है, तो फिर तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा तुम्हारा, तो जो वेलोसिटी निकालोगे वो डी ओमेगा बाई डी के आएगा, जो कि तुम्हारा वी क्लासिकल के बराबर होता है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम सोल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम वो सोल्व हो गई कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो अब तुम्हारी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। एक्स पे भी डिपेंड करेगा और टी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो थर्ड प्रॉब्लम थी कि स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, तो स्क्वायर इंटीग्रेबल भी है, नॉर्मलाइज्ड भी हो सकता है, ठीक है। दिस वेव पैकेट इज नॉर्मलाइजेबल, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख लेना, अ फ्री पार्टिकल फ्री पार्टिकल। अगर नहीं समझ में आया कुछ तो तुम मुझे बता देना, ठीक है। मैं जो चीज नहीं समझ में आई है उसको समझाने की दोबारा से कोशिश करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। लेकिन बता देना जो चीज नहीं समझ में आई। अ फ्री पार्टिकल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल प्लेन वेव, या मोनोक्रोमेटिक भी बोल सकते हो उसको। इट हैज टू बी represented by a wave packet, ठीक है। the physical solutions the physical solutions of the Schrodinger equation
of the Schrodinger equation are given by wave packet. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्री पार्टिकल का था। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल स्टेप डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल स्टेप पढ़ के आना। ओके, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।